हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी के पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से जो क्या नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसमें मॉड्यूल बी का जो लास्ट यूनिट है यानी यूनिट 12 सिक्योरिटाइजेशन उसको कंप्लीट करेंगे। सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है? ये एक तरह से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो भी डेप्ट यानी कर्जे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल मॉर्गेज हो या कमर्शियल मॉर्गेज हो, ऑटो लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेशंस हो, या कोई भी कैश फ्लो हो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स का एज अ सिक्योरिटी, इन सबको एक साथ जोड़ देना। ठीक है, इन सबको एक पूल की तरह एक ग्रुप करके एक तैयार कर देना और इनको उसके बाद पास थ्रू सर्टिफिकेट या कोलेटराइज डेप्ट ऑब्लिगेशन बना देना, सीडीओ। बेसिकली आपने सुना होगा कि सरफेसी एक्ट में लोग बोलते हैं एसआर यानी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, वही सिक्योरिटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। बिफोर मूविंग एनी फर्दर आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड प्लीज गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो ऑनवर्ड्स हम जो कंटेंट है उसको और ज़्यादा क्रिस्प करेंगे, जिससे कि आपका कम टाइम लगे और आपको कम समय में ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सिक्योरिटाइजेशन। ऑब्लिगेटर क्या होता है? देख कुछ चीज़ें उनकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ऑब्लिगेटर क्या होता है? ऑब्लिगेटर होता है मतलब वो पर्सन जो कि लायबल है पेमेंट के लिए। ठीक है, कि जिसके अभी डेप्ट या रिसीव ले रखा है उसको ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? जिसके जो ऑब्लिगेटर, ये यहाँ पर एक टी मिस हो गया है, सॉरी, ऑब्लिगर नहीं है ये ऑब्लिगेटर होगा, TAOR होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। OBLIGATOR, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो ऐसा आदमी या कंपनी आप जो भी समझे जो लायबल है उस पेमेंट के लिए। ओरिजिनेटर क्या होता है? ओरिजिनेटर मतलब वो बैंक जो कि ट्रांसफर करता है अपनी बैलेंस शीट से वो सारा असेट जो भी उसने जो सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो पूल तैयार किया है ना, उस पूल को ट्रांसफर कर देता है SPV यानी स्पेशल, ये SPV मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें ट्रांसफर कर देता है और जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बनाता है। कहने का मतलब है वो बैंक जो अपने NPA को अपनी बैलेंस शीट में से हटा रहा है, ठीक है, और उसको एज अ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बेच रहा है, उसको बोलेंगे ओरिजिनेटर। ऑब्लिगेटर हो गया जिस पर उधार बाकी है, ओरिजिनेटर हो गया जो अपनी बैलेंस शीट से बैंक अपने NPA को रिमूव कर रहा है। फिर सिक्योराइजेशन का क्या मतलब है? सिक्योराइजेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल परफॉर्मिंग एसेट या पूल तैयार किया जाता है जो कि बैंकरप्ट जो हो चुकी हैं चीजें या जो कंपनीज हट चुकी हैं, उन कंपनीज को उनके जो एसेट्स हैं उनको उठा करके SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि ओरिजिनेटर यानी जो मेन बैंक है जो अपनी बैलेंस शीट साफ कर रहा है उसकी बैलेंस शीट में से वो सारी चीजें हट जाए। ठीक है, और उसके बदले में उसको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाता है। हमने जब सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ा था तब हमने बहुत डिटेल में इन चीजों को डिस्कस किया था। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज गो बैक टू द चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस वंस अगेन। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? ऐसा इसका स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो कि दो पर्पस से स्टैब्लिश करी गई हो। पहली चीज क्या होती है कि उसमें वो एक्टिविटीज होंगी जो सिर्फ और सिर्फ पर्पस ऑफ द कंपनी क्या होगा कि जो भी चीजें जो सिक्योरिटी रिसिप्ट आ रही है उनको फुलफिल करना, मतलब कि पेमेंट देना और सिक्योरिटी रिसिप्ट एक्सेप्ट करना। दूसरा होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करती हैं, जो भी क्रेडिट रिस्क होता है ओरिजिनेटर को उसके अपने ऊपर ले लेती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। इसे बैड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। स्पॉन्सर का क्या मतलब होता है? स्पॉन्सर मतलब एनी पर्सन हु एस्टैब्लिशेस और प्रमोट ए स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ये स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब वही है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, जो भी पर्सन इसको एस्टैब्लिश कर रहा है, मतलब कुल मिला के ARC जो आपकी बनती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इसी तरह से होती है। सिक्योराइजेशन का प्रोसेस आगे बताया गया। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बिगिंस व्हेन द लेंडर और ओरिजिनेटर सेग्रीगेट लोन लीज रिसीवेबल्स इनटू पूल्स व्हिच आर रिलेटिवली होमोजेनियस इन रिगार्ड टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट, मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो पहला प्रोसेस क्या है कि जो भी लेंडर है जिसको हम लोग ओरिजिनेटर भी बोलते हैं, वो अपने बैड लोन्स को, अपने लीज को, अपने रिसीवेबल्स को एक पूल में तैयार करके एक होमोजेनियस पूल तैयार करता है जो सेम टाइप के रिस्क रखते हो, चाहे क्रेडिट रिस्क को, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, इन सबको लेकर के, और फिर उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर देता है। as simple as that. Securitization thus follows a two-stage process. In the first stage, there is a sale of single asset or pooling and sale of pool of assets to a special purpose vehicle in return of an immediate cash payment. हम शुरू से यही बात कह रहे हैं कि आपने जो बैंक था उसने अपने NPA अकाउंट्स को उठा करके जो सेम होमोजीनियस कैटेगरी के थे उसको उठा के एक पूल तैयार किया और उस पूल को उठा करके उन्हें इमीडिएटली एक कैश पेमेंट के बदले किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर कर दिएगा। सेकंड स्टेज क्या होती है? रीपैकेजिंग एंड सेलिंग। जो ये पूल जिस भी स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर किया गया यानी जिस कंपनी ने खरीदा है वो इसको
उसको अब क्या करेगा, रीपैकेज करेगा और दोबारा सेल कर देगा एज ए सिक्योरिटी रिसिप्ट, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है, पूरे सिक्योराइजेशन प्रोसेस का मेन कॉन्सेप्ट यही है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली यही काम करती है। क्या हुआ, जो भी पूल इकट्ठा हुआ है उनके पास, उसको उन्होंने एक सिक्योरिटी रिसिप्ट है एसआरए बनाया है और उसको और बड़े जो इन्वेस्टर्स है उनको बेच दिया, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को एज ए डेब्ट सिक्योरिटी बेच दिया। हालांकि कैच इसमें यह है कि इसमें पूरा पैसा कैश में नहीं आता, मतलब पूरा पैसा इन फॉर्म ऑफ मनी नहीं होता, कुछ असेट्स में भी जाता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ शेयर भी जाता है, 85% 15% का बेसिकली रहता है। ये हम लोग पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज जाइए चैनल पर और जाकर के जब हमने स्किल 2 स्किल 3 के जब हम कोर्सेज पे तैयारी कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया है सब कुछ। एडवांटेजेस ऑफ सिक्योराइजेशन, क्या क्या फायदे होते हैं सिक्योराइजेशन के। बैंक्स कैन कीप लोन्स ऑफ देयर बैलेंस शीट। सबसे मेन चीज फायदा क्या है कि बैंक जो भी बैड लोन्स है, जो एनपीए अकाउंट्स है, उनको अपनी बैलेंस शीट से हटा सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर बैलेंस शीट में बैड लोन्स पड़े रहेंगे तो वो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, जिससे आपको बैंक को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज पर बेसिल। तो अगर वो अपने बैड लोन्स को हटा देंगे तो उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी, तो एडिशनल कैपिटल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फंडिंग रिस्क ट्रांसफर एंड कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट। जो रिस्क होता है उसको भी ये ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी उसका एक ऑल्टरनेट मेथड है इनके पास। साथ ही साथ ये क्या होता है कि जब इनका बैड लोन्स हट जाता है तो लैंडिंग पे कॉन्सेंट्रेशन कर पाते हैं और इनकी लिक्विडिटी भी इंप्रूव होती है, यानी बैंक्स की लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ एसेट और लायबिलिटीज में बेटर मैच दिखाई पड़ता है, दोनों की मैचिंग अच्छे से हो जाती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट मार्केट का भी इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो यूनिफॉर्म एसेट्स होते हैं उनको तो आपने पूल करके अलग कर दिया, तो डाइवर्सिफाइड पूल आपका तैयार होता है रिगार्डिंग लेंडिंग। ठीक है, सपोर्ट्स कन्वर्टिंग नॉन लिक्विड लोन्स और एसेट्स इनटू लिक्विड एसेट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं जो नॉन लिक्विड हैं, जो आप नहीं बेच पा रहे हैं, उनको भी ये लिक्विडेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी जो एसआर बनाया उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे बैंक को पैसा मिल जाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है कि जो लेस एफिशिएंट डेब्ट मार्केट है उसको मोर एफिशिएंट कैपिटल मार्केट में ट्रांसफर करता है। मतलब आपने लोन दे रखा है वो डेब्ट मार्केट में आ गया, लेकिन जब आपने इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट बना करके बेच दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर दिया, पैसा ले लिया, अब ये रिसिप्ट उन्होंने फर्दर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कंपनीज को बेच दिए, तो अब वो जो लोन्स है वो देखा है तो कैपिटल मार्केट का एक पार्ट बन गया। तो लेस एफिशिएंट डेट मार्केट से मोर एफिशिएंट कैपिटल मार्केट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। आरबीआई ने सिक्योराइजेशन जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनसे संबंधित क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं। आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है MRR यानी मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट हर प्रकार के एसेट के लिए। तो जिन लोन्स का ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड 24 मंथ्स या लेस है, उनका MRR यानी मिनिमम रिटेंशन पीरियड कितना है, 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन बीइंग सिक्योराइज। जो भी लोन सिक्योराइज किया गया है उसका 5% का बुक वैल्यू उनका MRR यानी मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है। फॉर दोज विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 24 मंथ्स एज वेल एज लोन विद बुलेट रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट सब क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो बुलेट रिपेमेंट का मतलब समझ जाएंगे। बुलेट रिपेमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी को लोन दिया है और वो लोन सपोज साल या 2 साल के लिए या 3 साल की है, लेकिन होता क्या है, इंस्टेड ऑफ EMI पूरा लोन का टेन्योर पूरा होने के बाद 2 साल या 3 साल जो भी है, उसके बाद एक साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा पेमेंट एक साथ कस्टमर करता है, दैट इज कॉल्ड एज बुलेट रिपेमेंट। एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड लोन। सपोज आप गोल्ड लोन कोई लेता है, मान लीजिए उसने 1 लाख का गोल्ड लोन लिया, सपोज करते हैं हर महीने उस पर 1100 1200 2000 का ब्याज आ रहा है, साल के अंदर सपोज करते हैं ब्याज होगा टोटल 15,000 रुपए, मूल था टोटल आपका 1 लाख रुपए, तो टोटल होगा 1,15,000। तो इंस्टेड ऑफ EMIs या इंटरेस्ट हर महीने पे करने के बजाय ये भी हो सकता है कि साल भर बाद जब 11 महीने बाद जब वो टेन्योर खत्म होगा लोन का, तो जो कस्टमर है वो पूरे 1,15,000 या 1,20,000 रुपए दे करके जो भी ड्यू अमाउंट बन रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पूरा पेमेंट एक साथ करेगा, अपना गोल्ड लेकर के लोन खत्म करके घर चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज बुलेट रिपेमेंट। तो अगर बुलेट रिपेमेंट वाले लोन्स हो या मैच्योरिटी पीरियड 24 मंथ से ज्यादा हो तो MRR यानी मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कितना है, 10% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है, अगर 24 मंथ से कम है तो 5% रहेगा, 24 मंथ से ज्यादा है तो 10% ऑफ द बुक वैल्यू रहेगा। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, मतलब कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज है, तो MRR जो ओरिजिनेटर का है वो 5% ऑफ बुक वैल्यू रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी। ओरिजिनल मैच्योरिटी पर कुछ भी हो, लेकिन अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, मतलब जिसमें मॉर्गेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो 5% बुक वैल्यू का रहेगा। मिनिमम टिकट साइज जो है सिक्योराइजेशन के लिए वो कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ कम से कम टिकट साइज है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या होता है, जो ओरिजिनेटिंग बैंक होते हैं वो सिक्योरिटी लोन जो भी है वो अपने पास एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी बुक में रख सकते हैं। ठीक है, जो क्राइटेरिया है मिनिमम होल्डिंग पीरियड का असेट का वो क्या है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क इज नॉट पास्ड ऑन। सबसे मेन चीज क्या है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन नहीं करना। ये नहीं है कि अभी आपने नया कोई लोन किया, उसमें प्रोजेक्ट अभी लग भी नहीं पाया और आपने वो पूरा रिस्क उठा के वो इसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बनाई और इन्वेस्टर्स को बेच दी, तो आपने पूरा जो इंप्लीमेंटेशन का रिस्क था वो तो अपने इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिया, तो वो नहीं करना
है, ये इसीलिए इसमें मिनिमम होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अ मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रायर टू सिक्योरिटाइजेशन, मतलब कम से कम आपने जो भी आपके अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपने मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना ही करना है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीए उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। सेल ऑफ स्ट्रेस एसेट बाय बैंक, जो भी खराब लोन है, स्ट्रेस एसेट्स हैं, एनपीए हैं, उनको बैंक बेच देता है। फिर क्या होता है, एआरसी जो है उन स्ट्रेस फाइनेंस एसेट्स को, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को खरीद लेती हैं और उसके बाद उसको क्या करती हैं, सिक्योरिटी रिसीट बनाकर बेच देती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें। बस with this we have come to an end. I hope you like the session. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for your time.